अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम यासीन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कन्वर्जन का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तीन तरह की कन्वर्जन्स को डिस्कस करेंगे, फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। सिमिलरली हम कवर करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन तीन कन्वर्जन्स को डिस्कस करेंगे। मीन कि अगर हमारे पास कोई नंबर जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, उस नंबर को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर आपके पास कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है तो उस नंबर को आप ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर आपके पास कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है तो उसे आप हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये तीनों टॉपिक आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन कन्वर्जन को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस कन्वर्जन के अंदर यूज होने वाले नंबर सिस्टम की बेस क्या है और किस नंबर सिस्टम के अंदर कितने डिजिट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस होती है 10। इसकी बेस 10 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 10 डिजिट्स यूज होते हैं। इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स यूज होते हैं। 0 से लेकर 9 तक ये 0 1 2 इसी तरह चलते चलते हमारे पास जो है 8 और 9। तो यानी कि अगर आप 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 डिजिट्स यूज होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 है, इसके अंदर 10 डिजिट्स यूज होते हैं, और वो 10 डिजिट कौन से हैं, 0 से लेकर 9 तक। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, और बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस है 2, और इसके अंदर इसकी बेस 2 इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर दो ही डिजिट्स यूज होते हैं, और वो दो डिजिट्स कौन से हैं, 0 एंड 1। इन केस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम ये 0 और 1 को हम बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं, बिट्स भी बोलते हैं, ठीक है, बिट्स कहते हैं। ये 0 और 1 को बाइनरी नंबर सिस्टम में बिट्स भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 है। इसकी बेस 8 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 8 डिजिट्स यूज होते हैं, और वो 8 डिजिट्स कौन से हैं, 0 से लेकर 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अगर आप इन डिजिट्स को अगर काउंट करेंगे तो ये टोटल 8 डिजिट्स बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी बेस है 16, और इसके अंदर 16 डिजिट्स यूज होते हैं, और वो 16 डिजिट 0 से लेकर 15 तक हैं। और इसके अंदर यानी कि आप लिखेंगे 0 1 2 इसी तरह चलते चलते जो है हमारे पास 8 9। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि 9 के बाद 10 की जगह यहाँ पे a लिखा जाता है। वैसे नॉर्मली काउंटिंग में 9 के बाद 10 आता है, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद 10 की जगह पे a लिखते हैं, और 10 के बाद 11 और उसकी जगह पे b, और फिर 12 की जगह पे c, और फिर 13 की जगह पे d, 14 की जगह पे e, और लास्ट में f की जगह पे हम 15 की जगह पे f लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये आज के हम इस कन्वर्जन में डिस्कस करेंगे। तो इस कन्वर्जन में यूज होने वाले नंबर सिस्टम को हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि डेसिमल नंबर सिस्टम से जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हो, तो फ्रॉम डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना और रूल सेम ही होगा। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, जिस तरह कि अगर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 56.25, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक मेरे पास इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि मीन इस क्वेश्चन, ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है, इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करें, या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, या बाइनरी में कन्वर्ट करें। सिमिलरली आपके पास कोई इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, जस्ट ये सिंपल इस तरह का क्वेश्चन कि इसको आप ऑक्टल या बाइनरी या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। या आपके पास जस्ट कोई इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसकी कन्वर्जन आपके पास जब भी आपने डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना हो, चाहे आपने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन परफॉर्म करनी हो, डेसिमल से ऑक्टल परफॉर्म करनी हो, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल परफॉर्म करनी हो, या किसी और बेस में जाना हो, बेस 3 में, बेस 5 में, बेस 7, किसी भी बेस में जाना हो, तो अब आपके पास क्वेश्चन तीन तरह का हो सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है जिस तरह के लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट वाली कोई वैल्यू इन्वॉल्व नहीं, जस्ट पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू है, और जो पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू होती है इसे हम इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर दो वैल्यूज है, एक पॉइंट से पहले वैल्यू है, एक पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर दो वैल्यूज, तो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं, इसका क्वेश्चन का इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो इंटीग्रल पार्ट है वो 56 है, और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं।
तो ये हमारे पास इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ये देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जस्ट जिसके अंदर विदाउट पॉइंट वैल्यू हो, तो मतलब ये इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है। इस क्वेश्चन में पॉइंट से पहले वाली वैल्यू भी है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली को फ्रैक्शनल वैल्यू। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए इसके अंदर जस्ट और जस्ट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, तो मीन ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। तो अब इनके रूल सेम ही है, चाहे वो आपने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन परफॉर्म करनी हो, बाइनरी परफॉर्म करनी हो, या डेसिमल से कोई और आपने कन्वर्जन परफॉर्म करनी हो, रूल सेम है। अब आप याद रखें, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रल, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर जस्ट इंटीग्रल पार्ट हो, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखें, डेसिमल से आप किसी भी नंबर सिस्टम में जा रहे हैं और आपके पास जो डेसिमल में क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर जस्ट इंटीग्रल पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट को, यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हो और वो उसके अंदर जस्ट इंटीग्रल पार्ट हो, तो इंटीग्रल पार्ट को आप हमेशा डिवाइड करेंगे। अब चाहे वो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हो, फिर भी इंटीग्रल पार्ट को डिवाइड करेंगे, चाहे वो डेसिमल से ऑक्टल हो, चाहे वो डेसिमल से हेक्साडेसिमल हो, आप हमेशा इंटीग्रल पार्ट को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो आप याद रखें, डेसिमल से आप किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन परफॉर्म करें तो डेसिमल की बेस आप किसी सूरत में नहीं यूज करेंगे। तो अब लेट्स सपोज अगर आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे हैं, मीन कि मेरे पास नंबर है, जस्ट इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट इन्वॉल्व है, आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए हम डेसिमल की बेस नहीं यूज करेंगे, तो फिर किसकी बेस यूज करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड में जो बेस होगी हम उसे यूज करेंगे। तो हम यूज कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, तो डेसिमल की बेस यूज नहीं होगी, उसके ऑपोजिट साइड पे बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो इसका मतलब है हम 2 से डिवाइड करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपने डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना हो तो क्वेश्चन में अगर इंटीग्रल पार्ट हो, इंटीग्रल पार्ट को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, और डेसिमल की बेस को आप किसी सूरत में नहीं यूज करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड पे जो बेस होगी उसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आप यही कन्वर्जन डेसिमल से हेक्साडेसिमल में परफॉर्म करना चाहते तो इंटीग्रल पार्ट को डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था, तो डेसिमल की बेस हमें किसी सूरत में यूज नहीं करनी थी, डेसिमल तो इसके ऑपोजिट साइड पे हेक्साडेसिमल है और हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16, इसका मतलब है इस नंबर को हमें 16 से डिवाइड करना था। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब इस तरह का भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर 2 वैल्यूज हो, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आप इंटीग्रल वैल्यू कहते हैं और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू बोलते हैं। इंटीग्रल वैल्यू का तो वही रूल है, डिवाइड करना है, ठीक है। जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.25 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे। वही रूल कि आप डेसिमल से किसी भी कन्वर्जन में जाएंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई, डेसिमल की बेस नहीं यूज होगी, उससे ऑपोजिट साइड जो भी बेस होगी उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। मीन कि अगर आप डेसिमल टू बाइनरी जा रहे हैं तो आप जो है डेसिमल की बेस नहीं यूज करेंगे, उसके ऑपोजिट हमारे पास बाइनरी की बेस है, तो हम 2 बाइनरी की बेस 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए जस्ट ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट नहीं, तो इसे आप जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट को हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो रूल हमने पहले डिस्कस कर। अगर आपको ये रूल जो है माइंड में रख लें तो आपको सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि होता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन बाद में वो मिक्स हो जाता है कि किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको डिवाइड करना है। तो मैंने ये कुछ रूल्स यानी कि आपको बताए हैं, अगर आप इनको इन पॉइंट्स को माइंड में रख लेंगे तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम सबसे पहले कन्वर्जन परफॉर्म करने जा रहे हैं और वो है डेसिमल टू बाइनरी। अब हम एक नंबर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे और उस नंबर को हम जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा उस नंबर को हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हम एक नंबर लेंगे, वो नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम के में लिखा होगा डेसिमल, हम कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल की बेस 10 होती है और बाइनरी की बेस 2 होती है। अब मैं जो क्वेश्चन कंसीडर करने जा रहा हूं वो ये है 56, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसकी बेस 10 है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें जस्ट इंटीग्रल पार्ट है, इसके अंदर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं, तो इंटीग्रल पार्ट को आप डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाएंगे तो डेसिमल की बेस यूज नहीं होगी, उसके ऑपोजिट साइड बाइनरी है तो बाइनरी की बेस यूज होगी और बाइनरी की बेस क्या है 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 56 लिखा हुआ है और 56 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हम डिवाइड करते हैं जरा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टू द 4, 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, या तो 5 के इक्वल वैल्यू आ जाए, अगर 5 के इक्वल नहीं आती तो फिर हम उससे लेस, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 2 5 से लेस जो है वो 4 आता है, ठीक है। चूंकि आप 3 पे पढ़ेंगे तो वो 6 हो जाएगा, 6 इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी।
टू द 4, 2 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 4 आया, ऊपर 5 था, 5 में से 4 माइनस किया 1 आ जाएगा, 1 साथ वाले नंबर के साथ कैरी चला जाएगा, साथ वाला नंबर 1 और 6 16 हो जाएगा। 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे 16 आ जाएगी, तो 8 तक पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 8 द 16, रिमाइंडर में 0 रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिर 2 से 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, रिमाइंडर में कुछ नहीं रह गया 0। फिर देखते हैं 2 7 दा 14, 2 का टेबल 7 तक पढ़ा तो 14 आ गया, रिमाइंडर में 0 आ गया। 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 2 3 दा 6, तो मतलब 6 आ जाएगा और रिमाइंडर में 1 कैरी, चूंकि ऊपर 7 था हमने टेबल 6 तक पढ़ा तो 7 में से 6 माइनस करेंगे, रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। और फिर 2 का टेबल 2 1 दा 2 और रिमाइंडर में फिर 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 2 का टेबल 1 तक पढ़ा तो 2 आया, ऊपर 3 था, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, वो 1 रिमाइंडर में लगा दिया। अब हम इसका आंसर कैसे लिख देंगे, जो 56 है इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 56 जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ये इसका आंसर आप लिखेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो इसका आंसर आएगा 1 1 1, आगे 3 टाइम्स 0 1 2 3, और ये इसका बेस क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये हमारे पास हमारा नंबर था जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ था 56, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर। इस क्वेश्चन में देखें कि ये जस्ट इंटीग्रल पार्ट था, अगर तो ये क्वेश्चन में जस्ट इंटीग्रल पार्ट हो तो फिर तो इस क्वेश्चन का यहीं तक सोल्यूशन है। लेकिन अगर आप कंसीडर करें कि ये क्वेश्चन इस तरह का होता 56.25 ये क्वेश्चन होता, तो अब ये क्वेश्चन इंटीग्रल पार्ट इसके, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए दो पार्ट हो गए, पॉइंट से पहले वाले पार्ट को इंटीग्रल पार्ट, पॉइंट के बाद वाले पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट आप कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा और भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ना होता तो फिर तो इस क्वेश्चन का यहीं तक सोल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली भी अब हमने वैल्यू अटैच कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसके पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू से हम इसका क्वेश्चन का फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या 0.25। अब फ्रैक्शनल पार्ट को आप कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे वही हमने पहले देख लिया कि डेसिमल से किसी भी बेस में जाएंगे, किसी भी नंबर सिस्टम में जाएंगे तो डेसिमल की बेस किसी सूरत में नहीं यूज होगी, उसके ऑपोजिट साइड पे जो भी नंबर सिस्टम होगा उसकी बेस यूज की जाएगी। तो 0.25 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे देखें कि आप 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो जब आप 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब आपने क्या करना है कि ये हमारे पास आंसर आया मल्टीप्लिकेशन का, ये रिजल्ट है, और पहले आपने इधर फ्रैक्शनल पार्ट लिख लेने ये रिजल्ट का, और इधर आपने इंटीग्रल पार्ट लिख लेना। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, तो पॉइंट के बाद क्या है 5, तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 आ जाएगा। और इसका जो इंटीग्रल पार्ट है यानी कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वो क्या है 0, तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हम कब तक करेंगे, ये मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है ये कितने स्टेप तक रहेगा, जब तक पॉइंट के बाद 0 ना आए या फिर रिपीटेड वैल्यू ना आए, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको पहले ही बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन इतने स्टेप तक किया जाएगा, 5 स्टेप या 6 स्टेप तक किया जाएगा। तो अभी तक हमने पहला स्टेप किया, तो यहाँ पे देखिए 0 तो है लेकिन पॉइंट के बाद नहीं है, पॉइंट से पहले है। जब जो 0 है वो फ्रैक्शनल पार्ट में आए तब हम मल्टीप्लिकेशन रोक देते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम कब तक करते हैं, जब तक फ्रैक्शनल पार्ट में 0 ना आए या फिर रिपीटेड वैल्यू ना आए। तो या फिर समटाइम ऐसा होता है किसी क्वेश्चन में ना तो पॉइंट में फ्रैक्शनल पार्ट में 0 आता है और ना ही रिपीटेड वैल्यू आती है। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को 5 या 6 स्टेप तक सॉल्व करने के बाद स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए अभी तक फ्रैक्शनल पार्ट में 0 नहीं आया, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में किसको मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आपके पास जो वैल्यू आई है इसे आप दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास आया 0.5। तो अगर आप 0.5 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.0 आ जाएगा। तो आप 1.0 आ जाएगा। तो अगर आप देखें कि 1.0 आया है तो इसके अंदर अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.0, ठीक है, और इसका इंटीग्रल पार्ट क्या 1। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1.0 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक फ्रैक्शनल पार्ट में 0 ना आए। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.0, तो फ्रैक्शनल पार्ट में 0 आ गया। जब तक फ्रैक्शनल पार्ट में 0 ना आए या फिर रिपीटेड वैल्यू, तो या रिपीटेड वैल्यू आ जाए या फ्रैक्शनल पार्ट में 0 आ जाए, देन हम अपना ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रैक्शनल पार्ट में 0 आ गया, लिहाजा अब हम मल्टीप्लिकेशन यहीं तक करेंगे, आगे प्रोसेस को कैरी ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ना यहाँ पे पॉइंट के पास 0 ना आता तो फिर दोबारा हमने फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन मल्टीप्लाई करना था,
और ये तब तक चलता रहना था जब तक पॉइंट के बाद जीरो ना आए या फिर रिपीटेड वैल्यू। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो जाए जब ना ही पॉइंट के बाद जीरो आए ना ही रिपीटेड वैल्यू आए, तो फिर ऐसे केस में हम ये मल्टीप्लिकेशन 5 स्टेप तक परफॉर्म करते हैं, देन वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे अब चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट में जीरो आ गया है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टॉप कर देंगे और अब ये जो इंटीग्रल पार्ट है हमारा आंसर होगा, और इसका हम आंसर लिखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जो 0.25 है, 0.25 का जो है आंसर आया है वो हमारे पास 0.25 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में था, ये किसके इक्वल है, ये आ जाएगा 0.1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी बेस, और इधर भी आप पॉइंट लगा देंगे। लेकिन अब हमारा जो टोटल क्वेश्चन था, अगर तो आंसर क्वेश्चन होता 0.25 तो इसका आंसर बस यही तक था, जैसे कि 56 का आंसर ये था। लेकिन अगर आपके पास एक कंबाइंड क्वेश्चन है जिस तरह की अभी मैंने लिखा हुआ है 56.25 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको अब हमने अब क्या करेंगे, 56 और 0.25 दोनों के आंसर्स को कंबाइन करके लिख देंगे। 56 का आंसर ये 111 तो ये देखिए 1 2 3 एंड देन फिर 30 और उसके बाद पॉइंट बाद पॉइंट और ये फिर आगे पॉइंट बाद वैल्यू 01 और ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ये अभी हमने कन्वर्जन परफॉर्म की फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है कब तक जारी रहेगा, जब तक पॉइंट के बाद जीरो ना आए या फिर रिपीटेड वैल्यू ना आए, और अगर पॉइंट के बाद ना ही जीरो आए ना ही रिपीटेड वैल्यू आए, देन आप इस मल्टीप्लिकेशन को 5 स्टेप तक परफॉर्म करेंगे, फिर वहीं तक हमारा आंसर कंसीडर किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं, वो है हमारे पास डेसिमल टू ऑक्टल। जी, तो अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन परफॉर्म करने जा रहे हैं और वो ये कन्वर्जन ये डेसिमल टू ऑक्टल, यानी कि अब हमारे पास कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया होगा उसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है 185। तो ये देखिए नंबर किस में लिखा हुआ है, ये डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है। डेसिमल टू मैंने आपको पहले बताया, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाए। अच्छा पहले देखते हैं इस नंबर में है क्या। इस नंबर में जस्ट और जस्ट इंटीग्रल पार्ट है, 185 है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मीन के फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो जब भी आप किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जब आप कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं तो इंटीग्रल पार्ट को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करना है, डेसिमल टू बाइनरी है, डेसिमल की बेस हमने किसी भी सूरत में यूज नहीं करनी, तो इसके फिर हम ऑपोजिट साइड पे जो बेस है उसकी बेस यूज करेंगे। इसके ऑपोजिट साइड पे ऑक्टल नंबर सिस्टम है और ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 होती है, इस वजह से हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 185 को हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 185 इसे हम डिवाइड करते हैं 8 से। तो देखें 8 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 18 या उससे फिर लेस, 18 के इक्वल आ जाए, इससे ग्रेटर नहीं या उससे लेस। तो 8 का टेबल अगर आप 2 तक पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से आगे 3 पे जाएंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 8 का टेबल अगर आप 2 तक पढ़े 16 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास वैल्यू 18 है, 18 में से 16 माइनस करेंगे, रिमेनिंग में 2 रह जाएंगे, 2 साथ वाला नंबर के साथ कैरी चला जाएगा, साथ वाला नंबर 25 हो जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे या तो 25 के इक्वल या उससे लेस, तो 8 के टेबल में 25 नहीं आएगा, उससे लेस 24 है, 8 3 दा 24, 8 का टेबल 3 तक पढ़ा तो 24 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास वैल्यू 25 थी, 25 में से 24 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा और वो 1 हम यहाँ पे रिमाइंडर में लिख देंगे। उसके बाद ये 8 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 23 के इक्वल या उससे लेस वैल्यू, तो 23 जो है 8 के टेबल में नहीं आएगा, इससे लेस जो है 8 2 दा 16, चूंकि 8 3 दा 24 होता है, तो अगर आप 8 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 23 में से अगर आप 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 रिमेनिंग में रह जाएगा, रिमाइंडर में हम 7 लिख देंगे। ये चूंकि 8 से स्मॉलर वैल्यू होगी इसलिए हम आगे से फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसका आंसर आप लिख देंगे बस यहीं तक की। तो इसका आप आंसर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो ये बॉटम टू टॉप इसका 185 वैल्यू थी, 185 जिसकी बेस क्या आएगी, हेक्साडेसिमल डेसिमल, और इसका जो आंसर आएगा 271, ये इसका आंसर आ जाएगा और बेस क्या लिखेंगे, ऑक्टल। अगर तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो जिसके अंदर जस्ट और जस्ट इंटीग्रल पार्ट हो तो इसका सोल्यूशन यहीं तक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में क्या हो, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट भी इन्वॉल्व हो, जिस तरह क्या अगर फ्रैक्शनल पार्ट ना होता तो इसका सोल्यूशन यहीं तक है। अब मैं इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व कर रहा हूं, वो ये 0.3। अगर ये क्वेश्चन इस तरह का हो, जिस तरह की जी, अगर ये आपके पास क्वेश्चन इस तरह का हो 185.3 इस तरह का क्वेश्चन हो, तो अब इस देखिए इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पॉइंट से पहले वाला पार्ट इंटीग्रल पार्ट को तो डिवाइड करना था, वो हमने कर लिया।
अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू से हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या करेंगे, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में अगर जाना हो तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। वही बात कि डेसिमल की तो बेस यूज नहीं होगी, उसके ऑपोजिट साइड पे ऑक्टल होगा, तो ऑक्टल की बेस यूज होगी। तो और इसे हम 3 से मतलब कि हम इस पॉइंट 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते हैं और इसके फ्रैक्शनल पार्ट में है 0.3। तो अब हम इसके 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो अब आप कैलकुलेटर पे देखें कि आप 0.3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.4। तो यानी कि रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा 2.4। और इसके बाद अब हमने इसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना है। तो इसमें जो पहले हम इधर फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे इसका, और फिर हम इसका इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे इधर। अब इसके फ्रैक्शनल पार्ट में गए, इसके फ्रैक्शनल पार्ट में पॉइंट के बाद वैल्यू यानी कि 0.4 और इसके इंटीग्रल पार्ट में 2 है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई का प्रोसेस कब तक जारी रहेगा, जब तक फ्रैक्शनल पार्ट में 0 या फिर फ्रैक्शनल पार्ट में रिपीटेड वैल्यू ना आ जाए। और अगर ना ही फ्रैक्शनल पार्ट में 0 आया, ना ही रिपीटेड वैल्यू आई, फिर इसे हम 5 स्टेप तक सॉल्व करेंगे। तो देखते जरा, अभी तक फ्रैक्शनल पार्ट में 0 नहीं आया, उसके बाद ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसे अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4 है, मल्टीप्लाई बाय 8। तो अगर आप 0.4 को मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.2। अब फिर इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसको इसमें आंसर में फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है और जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो है 3। और फिर आप इसका जो अभी भी देखिए, ना तो फ्रैक्शनल पार्ट में 0 आया और ना ही फ्रैक्शनल पार्ट में रिपीटेड वैल्यू है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन 2 से फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 आया है, 0.2 को अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप 0.2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। फिर फ्रैक्शनल पार्ट इसका जो है 0.6 आ जाएगा और इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो है 1। तो अब फिर यानी कि अभी भी देखिए हमारे पास जो है पॉइंट के बाद ना तो 0 है ना ही रिपीटेड वैल्यू है। तो फिर ये हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट इसे अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 को, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप 0.6 को 8 से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। अभी भी ना तो पॉइंट के बाद 0 आया है और ना ही रिपीटेड वैल्यू आई। अगर पॉइंट के बाद दूसरे या तीसरे स्टेप में कहीं पे 0 या रिपीटेड वैल्यू आ जाती तो फिर हमने वहीं तक ही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टॉप कर देना था। और अब पॉइंट के बाद जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.8 है और इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 4 है। और अगर ना ही पॉइंट के बाद 0 आया, ना ही रिपीटेड वैल्यू आई, हम इसे 5 स्टेप तक सॉल्व करेंगे। इसके बाद है 0.8। तो 0.8 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.4। तो ये 6.4 आ जाएगा और ये 0.4 इसका फ्रैक्शनल पार्ट और 6 इसका इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके हमारे पास पॉइंट के बाद रिपीटेड वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 था और यहाँ पॉइंट के बाद 4 है। रिपीटेड वैल्यू पे जाके हम क्यों स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे रिपीटेड वैल्यू आ जाती है उसके बाद वो सेम वही प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो वैसे भी हम यहाँ पे 5 स्टेप तक ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, लिहाजा यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू आने से हमें कोई इतना खास फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अगर दूसरे या तीसरे स्टेप में ही इस तरह मीन कि हमें 0.4 यानी कि जिस तरह यहाँ पे 0.4 है, दोबारा 0.4 आ जाता या दोबारा 0.2 आ जाता तो हमने वहीं तक स्टॉप कर देना था। लेकिन हम अपने 5 स्टेप पूरे कर चुके थे, तो लिहाजा हमें कोई इसका फायदा नहीं है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, हम इसका आंसर जो है टॉप टू बॉटम लिखेंगे। और अब हम 0.3 का जो हमारे पास आंसर है 0.3 जो है वो किसके इक्वल है, ये पॉइंट भी आप लगाएंगे पहले और इसका ऊपर से आंसर लिखेंगे 23146, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास चूंकि हमें 185.3, अगर जस्ट ये इतना क्वेश्चन होता 0.3 तो ये इसका आंसर यहीं तक लिखना था, साथ में इधर बेस 8 आ जाएगी और फिर हमने किसी के साथ इसे कंबाइन नहीं करना था। लेकिन ये एक्चुअल क्वेश्चन था 185.3। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों यानी कि वैल्यूज को हम मिला देंगे 185.3। अब क्या करेंगे, हम इसका आंसर बेस 10 आ जाएगी। 185 का आंसर ये हमारे पास है 271 और पॉइंट के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद वैल्यू ये आ जाएगी 0.3 की 23146 और इसकी बेस आप 8 लगा देंगे। तो ये हमने अभी कन्वर्जन परफॉर्म की फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। और लास्ट अब हम एक कन्वर्जन परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जी, तो अब हम कन्वर्जन परफॉर्म करने जा रहे हैं फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन जो है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन जो होगा जो कि
हम वैल्यू लेंगे जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखी होगी और उसे हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल की बेस 10 होती है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है। क्वेश्चन हमारे पास ये 175 पॉइंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है 175 जिसकी बेस 10 है और इसे अब हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कि मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर देखिए अभी जस्ट और जस्ट इंटीग्रल पार्ट है, कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं। 175 विदाउट पॉइंट वैल्यू मीन इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट इंटीग्रल पार्ट है। डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना हो तो इंटीग्रल पार्ट को हम डिवाइड करते हैं। डेसिमल से हेक्साडेसिमल किसी भी नंबर सिस्टम में जाएंगे तो डेसिमल की बेस यूज नहीं होगी, उसके ऑपोजिट साइड पे हेक्साडेसिमल है तो मीन इसकी अब बेस यूज की जाएगी और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है। इसका मतलब है कि इसको हम डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो 175 को हम डिवाइड करेंगे 16 के साथ, यहाँ पे हमने 16 लिखा और 175 के साथ इसे डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं जरा 16 का टेबल हम कहां तक पढ़े कि हमारे पास 17 या उससे लेस, तो 16 के टेबल में 17 नहीं आएगा, 16 1 था 16, तो हमने 16 का टेबल 1 तक पढ़ा तो 16 आ गया। बाकी जो है 17 में से 16 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, 1 साथ वाले नंबर के साथ कैरी चला रहेगा और साथ वाला नंबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब आप जब 16 का टेबल अब पढ़ेंगे 15 आ जाए तो या उससे लेस, तो अब 16 के टेबल में ना तो 15 आएगा ना उससे लेस नंबर, क्योंकि 16 में सबसे जो लेस नंबर आएगा वो आएगा हमारे पास जो है 16 आएगा, ठीक है। तो अब कोई ऐसा नंबर जिस तरह कि अब यहाँ पे देखिए 15 आ गया लेकिन 15 सॉल्व नहीं हो रहा, 15 16 के टेबल में नहीं आ रहा, ना उसे स्मॉलर वैल्यू आ रही, तो ऐसी सूरत में जब कोई नंबर सॉल्व ना हो रहा हो तो उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे और वो जो नंबर होगा, अब ये सारा का सारा नंबर, इसके बाद कोई नेक्स्ट नंबर नहीं है, ठीक है, तो अब ये सारा का सारा नंबर जो है ये कैरी चला जाएगा, रिमाइंडर में चला जाएगा और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये और उसके बाद देखिए आगे सॉल्व नहीं हो सकता, मीन क्या चूंकि ये जो वैल्यू है 10 ये 16 से स्मॉलर है इसलिए आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसका आंसर जो है आप फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा इसका 10 और 15। अब आपको पता है कि 10 और 15 इसका आंसर आया, लेकिन आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 नहीं लिखते, 10 की जगह पे A और 11 की जगह पे B और 12 की जगह पे C और 13 की जगह पे D, 14 की जगह पे E और 15 की जगह पे F, तो मीन 10 की जगह पे A आ जाएगा और 15 की जगह पे F आ जाएगा, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्म में। और इसका क्वेश्चन क्या था 175 इसका क्वेश्चन था, ये आ जाएगा। तो ये तो अभी हमारे पास क्वेश्चन जस्ट इतना था, तो इसका सोल्यूशन ये है। लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन इसके अंदर देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन का इतना सोल्यूशन, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व हो, जिस तरह की अगर ये वैल्यू हो 175.225, अगर ये वैल्यू इस तरह की होती तो फिर इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाना था। तो इंटीग्रल पार्ट को तो हमने डिवाइड कर दिया है तो इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसके अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.225 ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। वही रूल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल से। किसी भी नंबर सिस्टम में जाएंगे तो डेसिमल की बेस यूज नहीं होगी, उसके ऑपोजिट साइड पे जो नंबर सिस्टम होगा उसकी बेस यूज होगी। तो इधर डेसिमल के ऑपोजिट साइड पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, उसकी बेस 16 है, इसका मतलब है इसके फ्रैक्शनल पार्ट को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसके फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते हैं और इसके फ्रैक्शनल पार्ट में है 0.225, तो इसके हम फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसकी, तो अब हमें 0.225 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो ये देखते हैं कि अगर आप 0.225 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नंबर आ जाएगा 3.6, तो ये उसका रिजल्ट हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इस रिजल्ट में से फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करना है और फिर इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट करना है। अब यहाँ पे देखिए इस रिजल्ट में जो हमारे पास आंसर आया वो 3.6 है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.6 है और इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है 3। ये कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक फ्रैक्शनल पार्ट में 0 या फिर फ्रैक्शनल पार्ट में रिपीटेड वैल्यू ना आए, और अगर ना ही रिपीटेड वैल्यू आए ना ही 0 आए फिर उस सूरत हाल में हम अपने इस मल्टीप्लिकेशन को प्रोसेस को 5 स्टेप तक परफॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें अभी तक पॉइंट के बाद 0 नहीं आया, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट में 0.6 है, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो अगर आप 0.6 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो आपके पास आ जाएगा 9.6। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में रिपीटेड वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये पीछे हमने एक ऐसा भी क्वेश्चन किया था जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट में 0 भी आ गया था,
और अब हमने जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में था, और अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने सॉल्व किया है। तो फ्रैक्शनल, यहाँ पे भी देखिए फ्रैक्शनल पार्ट में 0.6 और यहाँ पे 0.6 है। तो अब हमें मतलब मैंने आपको पहले बताया, जब फ्रैक्शनल पार्ट में 0 या फ्रैक्शनल पार्ट में रिपीटेड वैल्यू आ जाए तो हम अपना मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बाद हमें पता चल गया है कि अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करते भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आपको मिलेगा। मीन के आप अगर आप मेरे पास से देखिए 0.6 आ गया रिपीट, अगर आप दोबारा 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर नीचे ला के, जो कि हमें करना नहीं है, तो आपके पास फिर 9.6 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे तो ये खत्म नहीं होने वाला। तो अब इस तरह के केस में जब हमारे पास पॉइंट के बाद रिपीटेड वैल्यू आ रहे, तो देन आप क्या करते हैं, आपका वहीं तक आंसर होगा। तो अब हमारे पास ये पॉइंट के बाद रिपीटेड वैल्यू आ गई फ्रैक्शनल पार्ट में, तो अब इसका आंसर जो है ये हम टॉप टू बॉटम लिखेंगे। और इसका जो आंसर हम टॉप टू बॉटम लिखेंगे, और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.225, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 39 के इक्वल आ जाएगा, और ये इसकी बेस आ जाएगी हेक्साडेसिमल। और अब हम चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 175.225, दोनों को मिला के लिख देंगे आंसर को 175.22। और अगर ये जस्ट क्वेश्चन इतना होता तो फिर इसका आंसर यही था, फिर यहाँ पे सॉरी हमें पॉइंट भी लगाना था, और यहाँ पे फिर हमें इतना ही आंसर लिखना था, यहीं तक सॉल्व हो जाना था। लेकिन ये चूंकि क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट दोनों थे, इसलिए हम आंसर जो है मिला के लिखेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे। तो अब इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पहले हम 175 का आंसर लिखेंगे, वो है AF, और उसके बाद पॉइंट और जो 225 है इसका आंसर आ जाएगा 39। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर आ गया। तो ये हमने अब कन्वर्जन तीनों तरह की परफॉर्म कर ली है, फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल, फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपने याद रखना है कि ये रूल इनके लिए सेम, अगर आपको इनके पॉइंट समझ आ गए जो मैंने बताया लेक्चर के स्टार्ट में, तो आपको ये काफी हद तक आसानी हो जाएगी। अदरवाइज हमें भूल जाता है कि मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।